नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा बैंड आधार पर चालक को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया। जैसा कि आपको पता है कि दो प्रकार के बैंड होते हैं, एक तो वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड, यानी चालन बैंड और वैलेंस बैंड, संयोजक बैंड या जिसको संयोजी बैंड भी बोलते हैं। इनके बीच में एक गैप होता है, कुछ ऊर्जा स्तर का, उसको बोलते हैं अपन ईजी, वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल। अगर इसके मिनिमम लेवल की बात करें तो वो तो होता है ईसी, और इसके अधिकतम ऊर्जा लेवल की बात करें तो वो होता है ईवी। यदि इन दोनों के बीच अंतर यानी ईजी, ईजी क्या होगा, ईसी माइनस ईवी, ईसी माइनस ईवी। यदि इसका मान 0 हो जाए, इसको मैंने 0 के बराबर कर दिया, तो इससे क्या आ जाएगा, ईसी इक्वल्स टू ईवी, यानी ये वाला पोर्शन, यहां पे ईजी का मान कितना है, 0। इसका मतलब है कि यहां जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो आसानी से किसमें जा सकते हैं, चालन बैंड में, कंडक्शन बैंड में। तो चालन क्या होगा, आसान होगा, और वे पदार्थ जिनमें चालन आसान होता है क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। और जितने भी चालक है वो क्या होती हैं, धातुएं। यहां तक कोई दिक्कत है? यदि आप बात करें अर्धचालक और विद्युत रोधी की, तो उनके बीच जो ऊर्जा अंतराल होता है ईजी, यदि ईजी का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तो वो तो होगा अर्धचालक, और अगर ईजी का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो तो वो होगा विद्युत रोधी या कुचालक, विद्युत रोधी या कुचालक। तो अपन ने वर्गीकरण देख लिया। सबसे पहले चालकता के आधार पर, जिसमें अपन ने पढ़ा था सिग्मा बराबर 1/ρ होता है, चालकता बराबर 1 प्रतिरोधकता। और अब देख रहे हैं ऊर्जा बैंड के आधार पर, अगर ईजी का मान 0 है तो वो चालक होगा, धातुएं होगी। अगर ईजी का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो अर्धचालक होगा, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो विद्युत रोधी होगा। यदि हम बात करें अब अर्धचालकों के वर्गीकरण की क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, अर्धचालकों का वर्गीकरण। तो जो अर्धचालक होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध अर्धचालक, या जिनको नेज अर्धचालक भी कहा जाता है। एक होता है अशुद्ध, जिसको अपद्रव्य अर्धचालक कहा जाता है। जैसा कि अपन को पता है कि यदि ईजी का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा तो ही अर्धचालक कहलाएगा, और वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम किस किस का होता है, अगर बात करें सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनकी बात करें तो सबसे ज्यादा इन्हीं को काम में लिया जाता है। तो अपन भी अपने इस चैप्टर में सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करेंगे। और आपको पता है कि
ये सब कैसे डिफाइन होते हैं, क्या क्या बनता है, किस प्रकार से इनको काम में लिया जाता है, वो सब हम आगे वाले जो इस वीडियो में है बात करेंगे। अगर मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करूं तो इनकी संयोजकता होती है 4। संयोजकता 4, तो बंध कितने बनेंगे 4। संयोजी बंध कितने बनेंगे 4। संयोजी बंध क्या होते हैं? संयोजी बंध वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की साझा करने पर बनते हैं। यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का साझा, साझा बोले तो पार्टनरशिप। यानी कि यदि कोई एक परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा परमाणु भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, तब जाके कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड, संयोजी बंध। अगर इनकी बात करें सिलिकॉन और जर्मेनियम की, तो सबसे ज्यादा अपन इन्हीं को काम में लेते हैं। किसके लिए? अर्धचालकों के लिए। क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, इसका कारण भी अपन देखेंगे। अगर मैं बात करूं कि इनकी प्रकृति कैसी होती है, कैसे बॉन्ड बनता है, कैसे, तो इसका अभी मैं एक डायग्राम बनाने वाला हूं। अपन अभी बात कर रहे हैं शुद्ध अर्धचालकों की, और उसमें काम में ले रहे हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। आपको पता है सिलिकॉन और जर्मेनियम की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। तो बनाते हैं डायग्राम, +4, तो कितने बंध बनाएगा, 4 बनाएगा। अब देखो, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, सेम एज इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक, सभी में ऐसा होगा। इस वाले एटम की बात करता हूं मैं। संयोजकता कितनी? 4। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। देखते हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। कितने परमाणुओं के साथ ये वाला बंध बना रहा है? 1, 2, 3 और 4 के साथ। तो ये वाला परमाणु 4 परमाणुओं के साथ बंध बना रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यहां आपको कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा, तो ये जो इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है ये T बराबर 0 केल्विन पे बना हुआ है। यदि अब मैं ताप को बढ़ाता हूं धीरे धीरे, यानी ताप अब कितना नहीं है, 0 केल्विन नहीं है। जैसे जैसे ताप बढ़ता है तो क्या होगा, बंध टूटना स्टार्ट होंगे, और बंध टूटेंगे तो क्या बनेगा, जैसे यहां एक इलेक्ट्रॉन था वो यहां नहीं रहेगा, बंध टूट गया। मान लेते हैं कहीं यहां आ गया एक वो इलेक्ट्रॉन, फ्री हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। एक ये आ गया, एक यहां था वो यहां आ गया, और एक यहां था वो यहां आ गया। अब क्या होगा, जहां से वो इलेक्ट्रॉन आएगा वहां एक क्या बनेगा, होल बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब गिनो, देखो अब काउंट करते हैं अपन कितने इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3,
यहां तक कोई दिक्कत? 3 इलेक्ट्रॉन मुक्त। होलों की संख्या गिनते हैं, 1 2 3, यानी नंबर ऑफ होल इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब होलों की संख्या और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? बराबर है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होलों की संख्या। अगर संख्या बराबर है तो सांद्रता भी बराबर होगी, Ne बराबर NH, होलों की सांद्रता बराबर इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता। यदि मैं बात करूं कि नेज अर्धचालकों की सांद्रता Ni है, तो वो भी तो इसी के बराबर होगी ना। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? बराबर है। इसको क्या बोलेंगे? नेज वाहक सांद्रता। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। यदि अब मैं कहता हूं कि यहां अपन ने एक बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दिया, ई लगा दिया, ई ऐसे ई, तो जो बहने वाली करंट है वो किसकी वजह से होगी? इलेक्ट्रॉन की वजह से तो होगी ही होगी, उसके साथ साथ किसकी वजह से और होगी? होल की वजह से। तो अभी तक अपन सिर्फ पढ़ते थे कि I बराबर होता है IE, लेकिन इसमें अब और कौन ऐड हो जाएगा? IH। तो टोटल बहने वाली करंट किस किस की वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से भी और होल की वजह से भी। यहां तक कोई दिक्कत है? अगर हम बात करें साम्य अवस्था की स्थिति में, कि जब साम्य अवस्था हो जाएगी तो क्या होगा? साम्य अवस्था की स्थिति में क्या होगा कि आवेशों के प्रवाह की दर पुनः संयोजन के बराबर होगी। पुनः संयोजन बोले तो कि ये वाला होल खाली था, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहां से हटके अगर यहां आ जाए तो वापस बंद के अंदर आ जाएगा, और वापस बंद के अंदर आ गया तो पुनः संयोजन हो गया। तो पुनः संयोजन में क्या होगा? आवेश वाहकों की दर किसके बराबर होगी? पुनः संयोजन की दर के। और पुनः संयोजन का जो कारण होता है वो इलेक्ट्रॉन व होलों की टक्कर होना है। पुनः संयोजन क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे से टकराएंगे। अगर मैं मानूं कि ये मेरा जो राइट हैंड है वो होल है और लेफ्ट हैंड है वो इलेक्ट्रॉन है, तो एक दूसरे की टक्कर होगी तो वो क्या, एक प्लस और एक माइनस है, क्या बना लेंगे? खत्म कर लेंगे, एक दूसरे को चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे, और वापस न्यूट्रल करके वो किस में चला जाएगा? बंद में चला जाएगा, बंद बना लेंगे वापस। सही, एकदम जैसा पहले था जब शुद्ध अर्धचालकों की बात करी थी, T बराबर 0 केल्विन पे जैसा था वैसे की वैसे वो वापस चला जाएगा। अगर इनकी बात करें कि भाई एनर्जी बैंड डायग्राम, जो ऊर्जा डायग्राम है, ऊर्जा स्तर का जो आरेख है वो कैसे बनेगा? अगर मैं बात करूं कुछ चीजों की, तो जैसे ये अपने पास EV है और ये EC है। अगर दूसरे डायग्राम की बात करूं, ये EC, ये EV। आपको पता है कि EV में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पूर्ण पूरित होता है या इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये रिक्त होता है सामान्यतः। तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन कहां है अपने पास में? EV में, संयोजी बैंड में। संयोजी बैंड में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये चालकता नहीं प्रदर्शित करेगा, और ये वैल्यू क्या है? Eg। और चालकता नहीं प्रदर्शित करेगा तो इसका मतलब है कि वो टेम्परेचर कौन सा है? T बराबर 0 केल्विन। क्योंकि T बराबर 0 केल्विन पे सभी पदार्थ, लगभग सभी पदार्थ विद्युत रोधी की तरह व्यवहार करते हैं। ये क्या हो गया? विद्युत रोधी हो गया। यहां
अगर मैं अब इस डायग्राम में कुछ बात करूं तो यहां कुछ इलेक्ट्रॉन थे और कुछ होल भी थे। जो ये होलों में जो इलेक्ट्रॉन थे पहले वो कुछ यहां आ गए, तो अब क्या हो गया, यहां पे होल भी बन गया और इलेक्ट्रॉन भी बन गए। होल तो किस वजह से बने हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर चला गया, चालन बैंड में चला गया। कौन से बैंड से, संयोजी बैंड से। यानी कि ये डायग्राम 0 डिग्री केल्विन पे नहीं है, 0 डिग्री केल्विन से कुछ ज्यादा है यहां। यदि अपन अब बात करें कि सिलिकॉन जर्मेनियम से पहले क्या आता है, कार्बन, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, फोर्थ ग्रुप। तो इस ग्रुप में अपन ने सिलिकॉन और जर्मेनियम को क्यों लिया, कार्बन को क्यों नहीं लिया अर्धचालकों के लिए। और कार्बन क्या है कि विद्युत रोधी है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कार्बन विद्युत रोधी है जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक। ऐसा क्यों, इसका कारण पूछ सकता है, क्यों, वाई। अगर इनकी बात करें तो आपको पता है कि जो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम है, जैसे CSI और जर्मेनियम, ये तो सेकंड क्लास है, सेकंड वर्ग की है, ये थर्ड वर्ग है, थर्ड क्लास, और ये फोर्थ क्लास। आपको ये सब चीजें केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में अगर जब देखोगे तो समझ में आ जाएगी। अब क्या होगा कि जब भी यहां से अपन को इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तो वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन ऊर्जा या आयनिक ऊर्जा का मान घटता है। क्या होता है, आयनिक ऊर्जा का मान घटता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनिक ऊर्जा कहलाती है। अब जिसके लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़े उसको काम में लेंगे क्या। जैसे मान लेते हैं कि इसको निकालने के लिए, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए और इसको निकालने के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसके लिए निकालने के लिए चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि अपन को चालकता बढ़ानी है। चालकता कब बढ़ेगी, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे या होल बढ़ेंगे। तो ये दोनों 6 और 8 पे काम कर रहा है और ये 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे काम कर रहा है। अब देखिए यहां की बात करते हैं तो ये दोनों क्या होंगे, आराम से अपन को कम ऊर्जा में आराम से अपना काम कर देंगे, जबकि जो कार्बन होगा उसको अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इस वजह से क्या होता है कि कार्बन को काम में नहीं लिया जाता है और किसको काम में लिया जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम को। इसका कारण यह है कि जर्मेनियम की आयनिक ऊर्जा सबसे कम होती है, उससे ज्यादा सिलिकॉन की होती है और सबसे ज्यादा कार्बन की होती है। और अपन को क्या चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन किस में होंगे सबसे ज्यादा, सिलिकॉन और जर्मेनियम में। जबकि जो कार्बन होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं नगण्य। क्योंकि अपन को चालकता बढ़ानी है, चालकता बढ़ानी है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए तो कार्बन काम में नहीं लेते हैं। यदि अब अपन बात करते हैं अपद्रव्य अर्धचालकों की, पांच मिनट और पांच मिनट। अब अपन बात करते हैं अपद्रव्य अर्धचालकों की, डोप्ड सेमीकंडक्टर की या अशुद्ध अर्धचालकों की। तो जैसा कि आपको पता है कि नेज अर्धचालकों की चालकता ताप पर निर्भर करती है। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे बंध टूटेंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा, जिसकी वजह से मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, होल होंगे, जिसकी वजह से चालकता बढ़ेगी। तो नेज अर्धचालकों की चालकता ताप पर निर्भर करती है।
जबकि अपद्रव्य अर्धचालकों की चालकता जो होती है वो नेज अर्धचालकों से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर अशुद्धि मिलाई जाती है। क्या मिलाते हैं अपन इनकी चालकता बढ़ाने के लिए? अशुद्धि। जब अशुद्धि मिला दी, किस लिए मिलाई है? चालकता बढ़ाने के लिए। अशुद्धि किसके लिए मिलाई अपन ने? चालकता बढ़ाने के लिए। और आपको एक बात और पता है कि जो Eg होता है सिलिकॉन के लिए वो तो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो Eg होता है जर्मेनियम के लिए वो होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड है, तो इनको याद करना है, इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है कि जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है सिलिकॉन का 1.1 कैसे आया, जर्मेनियम का 0.72 कैसे आया। अब क्या मिलानी है अपन को? अशुद्धि मिलानी है। किस में मिलानी है? सिलिकॉन और जर्मेनियम में। सिलिकॉन और जर्मेनियम में अपन को अशुद्धि मिलानी है। अब जो अशुद्धि मिलाते हैं इसको बोलते हैं अपन, इस प्रक्रिया को बोलते हैं डोपिंग। चालकता बढ़ाने के लिए नेद अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाई जाती है, तो इस प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। अब अपन को क्या करना है? डोपिंग करनी है, अशुद्धि मिलानी है। अशुद्धि मिलाने के लिए अपने पास में दो तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक तो त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाए, त्रिसंयोजी, और एक पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाए, पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाए। यहां तो कोई दिक्कत? और ये जो पंच संयोजी अशुद्धि होती है ये आपको पता है फिफ्थ ग्रुप होता है, जिसकी संयोजकता 5 होती है। पंच संयोजी मतलब संयोजकता 5, त्रिसंयोजी मतलब संयोजकता 3, जो कि थर्ड ग्रुप होता है। फिफ्थ ग्रुप की बात करूं तो कौन कौन आएगा? ये वाला ग्रुप। और अगर थर्ड ग्रुप की बात करूं तो आएगा ये वाला ग्रुप। जैसे पंच संयोजी मिलाया, यहां पे त्रिसंयोजी मिलाया, तो इसकी संयोजकता 3, इसकी संयोजकता 5 और इसकी संयोजकता 4। तो जो अपद्रव्य अर्धचालक है, जब इसमें पंच संयोजी मिलाया जाता है, जब पंच संयोजी मिलाया जाता है तो अपने पास मिलता है एन प्रकार का अर्धचालक। यहां से कैसा मिलता है? एन टाइप या एन प्रकार का अर्धचालक। और जब त्रिसंयोजी मिलाया जाता है तो मिलता है पी टाइप, पी प्रकार का अर्धचालक। इन दोनों को अच्छे से अपन क्लासिफाई करेंगे, इनके डायग्राम बनाएंगे कि कैसे कैसे ये होता है। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो, पंचसंयोजी और त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। जब पंचसंयोजी मिलाया जाता है तो उसको एन टाइप बोला जाता है, त्रिसंयोजी मिलाया जाता है तो पी टाइप बोला जाता है। और अशुद्धि क्यों मिलाई अपन ने? चालकता बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि नेज अर्धचालकों की चालकता कम होती थी और वो ताप पर निर्भर करती थी। जहां ताप ज्यादा होगा वहां वो अच्छे से चालन करेंगे, अच्छे से धारा प्रवाहित करेगी। जहां ताप कम होगा तो चालकता कम प्रवाहित करेगी। अगर बात करें कि यदि आपने कोई गैजेट खरीदा और आप शिमला चले गए उसको लेके, और वो वहां तो अच्छे से काम कर ही नहीं रहा, और आप उसको लेके आए राजस्थान जैसलमेर में तो वो बहुत तेजी से काम कर रहा है, खुद ब खुद चल रहा है, तो ऐसा तो चलेगा नहीं ना। तो इसके लिए ही अपन ने अपद्रव्य अर्धचालकों की बात करी कि उसमें चालकता मिलाओ, अशुद्धि मिलाओ और चालकता बढ़ाओ। जैसा कि आपको पता है कि अपद्रव्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक तो एन टाइप यानी एन प्रकार और एक पी टाइप।
इसमें जो अशुद्धि होती है वो पंच संयोजक अशुद्धि होती है। अशुद्धि जो होती है उसमें पंच संयोजक होती है, यानी संयोजकता 5। और इसमें जो अशुद्धि होती है वो होती है त्रिसंयोजक, संयोजकता 3। अब बात करते हैं कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, चालकता में क्या फर्क आता है, जब तापीय साम्यावस्था होती है तब क्या होता है और कैसे होता है। तो आपको पता है कि विद्युत चालन के लिए यहां एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे, अब देखते हैं इसको, इसका डायग्राम बनाते हैं। यहां एक इलेक्ट्रॉन, यहां एक इलेक्ट्रॉन, यहां एक। आपको पता है इसमें जो अशुद्धि मिलाई गई है वो जो उसकी संयोजकता है उसकी वो है +5, और यहां जब ये +4 है, +4 है, इसका मतलब है कि यहां या तो सिलिकॉन है या जर्मेनियम है। अब अशुद्धि मिला दी अपन ने +5 वाली, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, +5। मुक्त इलेक्ट्रॉन 5। अब इसमें से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन काम में ले रहा है ये बंद बनाने के लिए, 1 2 3 और 4। तो इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह गया। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चालकता दर्शाएगा। तो जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ये चालकता दर्शाएगा, जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इसको दाता अशुद्धि कहा जाता है। इस +5 संयोजक को क्या कहा जाता है, दाता अशुद्धि। ऐसा क्यों, क्योंकि विद्युत चालन के लिए यह अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, इसलिए इसे दाता अशुद्धि कहा जाता है, डोनर इंप्योरिटी। और क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई तो पुनः संयोजन की दर भी बढ़ जाएगी, पुनः संयोजन की दर बढ़ जाएगी, पुनः संयोजन दर बढ़ेगी। जब पुनः संयोजन दर बढ़ेगी तो आपको पता है होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चार्ज को खत्म कर देंगे, चालकता नहीं दर्शाएंगे, बंद बना लेंगे। तो क्या होगा, होलों की संख्या घटेगी, तेजी से घटेगी, तेजी से घटेगी। तो आपको पता है कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की सांद्रता और होलों की सांद्रता की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत, यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो ये +5 अशुद्धि है ये आपको पता है क्या क्या हो सकते हैं, 5th ग्रुप के एलिमेंट्स हो सकते हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। यहां तक कोई दिक्कत, इन तीनों में से ये कोई सा भी हो सकता है, और +4 की जगह सिलिकॉन या जर्मेनियम, इन दोनों में से भी कोई भी हो सकता है। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये बात हुई अपनी एन टाइप की। अगर मैं बात करूं पी टाइप की, एन टाइप में क्या ज्यादा था, इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता ज्यादा थी होलों की सांद्रता से। अगर मैं अब बात करूं पी टाइप की, तो पी टाइप में क्या होगा, जो अशुद्धि होगी वो कैसी होगी, त्रिसंयोजक होगी। त्रिसंयोजक मतलब बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडिनियम, ये सब। अगर मैं बात करूं कि यहां पे ये +4 तो वही वापस से क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, और यहां पे अशुद्धि है जिसकी संयोजकता है +3।
वो कौन कौन से हो सकते हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, और भी हो सकते हैं। अब मैं बात करूं कि इसकी संयोजकता है 3। एक इलेक्ट्रॉन ने यहां बंध बनाया, एक इलेक्ट्रॉन ने यहां, एक इलेक्ट्रॉन ने यहां कोई भी बंध नहीं बनेगा। अब इसको अपनी संयोजकता पूरी करनी है 4, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो डोनेट करने के लिए कुछ नहीं है, तो ये क्या डोनेट करेगा? यहां होल। तो यहां पे क्या हो गया? होल इंक्रीमेंट हो गया, यानी NH बढ़ गया किससे? Ne से। होलों की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता से बढ़ गई। अगर बात करें कि इस अशुद्धि को क्या कहा जाएगा, तो इसको कहा जाएगा ग्राही अशुद्धि। क्या बोलेंगे इसको? ग्राही अशुद्धि। क्यों? क्योंकि ये चालकता दर्शाने के लिए क्या काम में ले रहा है? एक होल को ग्राइंड कर रहा है। यहां तक कोई दिक्कत? ओके। अगर मैं बात करूं तापीय साम्यावस्था, तापीय साम्यावस्था में, कि तापीय साम्यावस्था में क्या स्थिति होगी, तो तापीय साम्यावस्था में स्थिति होगी Ne इंटू NH। इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता गुणा होलों की सांद्रता बराबर होगी नेज अर्धचालकों की सांद्रता की स्क्वायर के। ये क्या है? नेज सांद्रता। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन सांद्रता। और ये क्या है? होल सांद्रता। ये तो इनके डायग्राम हो गए। अगर अपन बात करें अर्धचालकों के निरूपण की, कि एन टाइप को किस प्रकार लिखा जाता है, पी टाइप को किस प्रकार लिखा जाता है, अर्धचालकों का निरूपण कैसे किया जाता है, तो बात करते हैं एन टाइप की। सबसे पहले एन टाइप का निरूपण। आपको पता है इसके अंदर, एन टाइप के अंदर जो अशुद्धि होती है वो पंच संयोजी होती है, और उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ये मैं मान लूं कि ये दाता परमाणु है, डोनर एटम है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी संयोजकता है 5। 4 के साथ ये बंध बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को फ्री रखेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चार्ज आ गया। तो इसको खत्म करने के लिए अपन इसका डिनोटेशन करते हैं प्लस, सब में प्लस, इस प्रकार से। ये दाता परमाणु है और ये इलेक्ट्रॉन। अगर इसके बाद में बात करें पी टाइप का निरूपण, तो पी टाइप के निरूपण में क्या होगा? पी टाइप में क्या होते हैं? होल होते हैं, सब में होल आ जाएगा। और इस होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको खत्म करने के लिए नेगेटिव चार्ज। तो ये निरूपण है पी टाइप का और एन टाइप का। ये वाला परमाणु कौन सा परमाणु है? ग्राही परमाणु। और ये क्या है? होल। यहां तक कोई दिक्कत? ओके। अब बात करते हैं अपद्रव्य अर्धचालकों का ऊर्जा बैंड आरेख। जैसा कि आपको पता है कि अपन ने क्या किया, अशुद्धि मिलाई सेमीकंडक्टर में या अर्धचालकों में, अशुद्धि मिलाई। तो अशुद्धि थी एक तो त्रिसंयोजी और एक पंच संयोजी। एन टाइप में पंच संयोजी जिसकी संयोजकता 5 हो वो अशुद्धि मिलाई, और पी टाइप में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जिसकी संयोजकता 3 थी। उसकी वजह से क्या होगा? चालकता बढ़ेगी,
चालकता बढ़ेगी तो इसका मतलब ये है कि Eg का मान कुछ ना कुछ कम होगा, या फिर जो वहां जो अपन को संयोजी बैंड से चालन बैंड के लिए जो इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा थी उसका मान घट जाएगा, तभी तो चालकता बढ़ेगी, वरना ऐसे कैसे बढ़ेगी। तो अपन जनरल बात करें अभी कि ये तो था Ec और ये था Eb, और इनके बीच में जो गैप था इसको बोलते थे अपन Eg, वर्जित ऊर्जा अंतराल। यहां से इलेक्ट्रॉन चालन में जाएगा तभी चालकता होगी। और ये तो बात करते हैं अपन एन टाइप के लिए, और ये बात करते हैं पी टाइप के लिए। ये Ec, ये Ab और ये Eg। यहां तक कोई दिक्कत? अब जैसे ही अपन ने डोनर इंप्योरिटी मिलाई एन टाइप में, तो क्या होगा, जो ये Ec है इसका कुछ पार्ट ये जो नीचे आ जाएगा इसको बोलेंगे डोनर इंप्योरिटी लेवल, दाता अशुद्धि या ऊर्जा। और जो इसका मान होगा वो 0.0 वोल्ट कम होगा, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां तो कोई दिक्कत? इसका मतलब ये है कि यहां से जो यहां इलेक्ट्रॉन होंगे उनको जाने के लिए अब कुछ कम ऊर्जा लेनी पड़ेगी। पहले इतनी ली जा रही थी, अब सिर्फ और सिर्फ इतनी ऊर्जा चाहिए उनको चालकता दर्शाने के लिए। कितनी कम चाहिए? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कम चाहिए। और ये जो इसका ऊर्जा बैंड है, ये जो नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है? अशुद्धि की वजह से हुआ है। यहां तो कोई दिक्कत? अगर यहां बात करें तो यहां कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ होल होंगे और यहां कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। इसकी बात करें एक्सेप्टर, ग्राही, तो जो ग्राही का जो लेवल है वो कुछ यहां ऊपर आ जाएगा, ग्राही ऊर्जा आरेख। यहां होल होंगे और यहां इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां से यहां तक जब इलेक्ट्रॉन जाता था तो उसको ऊर्जा कितनी चाहिए होती थी? Eg। और इसका जो गैप है ये वाला है 0.01 से लेके 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। तो अब इतनी कम रिक्वायरमेंट चाहिए। अब यदि यहां कोई इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां जाएगा तो भी चालकता दर्शाएगा। तो ये दोनों थे ऊर्जा आरेख अर्धचालकों के, अपधर्मी अर्धचालकों के। ये पी टाइप के लिए, ये एन टाइप के लिए, ये पी टाइप के लिए। यहां जो Ec का मान है वो थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाता है, जिसको अपन डोनर एनर्जी लेवल बोलते हैं। और यहां जो Ev का मान होता है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसको एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बोलते हैं, या ग्राही एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, या ग्राही ऊर्जा आरेख। यहां तक कोई दिक्कत है? और इनका मान कुछ 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक कम होता है। अब कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं जिससे अपन को ये चैप्टर समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं विसरण की, डिफ्यूजन। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि डिफ्यूजन होता क्या है। जब आप सुबह सुबह जल्दी स्कूल जा रहे होते थे, अभी तो नहीं जा रहे हो, पहले जा रहे होते थे, और आपकी मम्मी जब दूध गर्म करती थी और उसको जल्दी से ठंडा करना होता था तो क्या करते थे मम्मी जी आपके? पता होगा आपको, उसको एक ठंडे पानी में डालते थे, फिर उसको जो गर्म दूध था उसके गिलास को ठंडे पानी में रखते थे, तो क्या होता था? वो जल्दी से ठंडा हो जाता था। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है कि जो ताप का प्रवाह है वो
ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ये बात समझ में आई? तो वो जब उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है और जब दोनों का टेम्परेचर समान हो जाता है, सेम हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, फिर तापमान का एक्सचेंज, बदलाव खत्म हो जाता है। ऐसा ही कुछ यहां होता है विसरण में कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं, तो इसकी वजह से जो फिनोमिना होते हैं उसको बोलते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, विसरण की वजह से। या अपन बात करें इसी चीज को एक दूसरे एग्जांपल से समझें, तो मान लेते हैं कि जो सीकर राजस्थान है वहां वायुदाब बहुत ज्यादा है और जो झुंझुनू राजस्थान है उस तरफ वायुदाब बहुत कम है। तो सीकर वाला उच्च दाब हो गया, उच्च वायुदाब हो गया, और झुंझुनू में निम्न वायुदाब हो गया। तो जो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जब हवा प्रवाहित होगी वो किसकी वजह से हुई, उस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, विसरण। तो ये क्या हो गया, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अगर प्रवाहित होते हैं इलेक्ट्रॉन तो वो फिनोमिना क्या कहलाता है, विसरण। अगर इसके दूसरे डेफिनेशन की बात करें, जस्ट इसके विपरीत अपवाह, ड्रिफ्ट। तो इसको भी अगर एक एग्जांपल से समझे तो देखिए, आपके घरों के ऊपर सबके एक टंकी लगी होती है और उसमें अपन को पानी भरना होता है। तो क्या करते हैं अपन, किसकी सहायता से पानी भरते हैं, मोटर की सहायता से। तो अब उस पानी को ले जाने का काम किसकी वजह से हो रहा है, मोटर की वजह से हो रहा है। कोई ना कोई बाह्य बल द्वारा काम हो रहा है, और बाह्य बल द्वारा यदि कोई भी काम हो तो उसकी वजह से कोई भी चीज होती है तो उसको बोलते हैं अपवाह। अगर इसको अपने टॉपिक से रिलेटेड करें तो जैसे मान लिया कि कोई भी स्पेसिमेन है और मैंने एक विद्युत क्षेत्र लगाया E, और धारा इस E की वजह से ऐसे प्रवाहित हो रही है I। तो ये धारा किसकी वजह से प्रवाहित हुई, इस विद्युत क्षेत्र की वजह से। तो ये जो फिनोमिना है, ये जो कारक है, इसको नाम देंगे अपन अपवाह। इसको क्या नाम देंगे, अपवाह। अपवाह में कोई ना कोई बाह्य क्षेत्र होता है, बाह्य बल होता है, यहां पे बाह्य बल प्रेजेंट होता है और यहां बाह्य बल नहीं होता है। इसके बाद में आगे डेफिनेशन की बात करें, बायस। बायस एक बहुत छोटी सी टर्म है, इसको अपन समझे तो कनेक्शन ऑफ बैटरी को ही बायस बोलते हैं। बायस मीन्स होता है कनेक्शन ऑफ बैटरी, बैटरी को जोड़ना, बायस कहलाता है। इसके बाद में बात करें तो चौथी डेफिनेशन दिष्टकारी, रेक्टिफायर। अगर इसकी बात करें तो रेक्टिफायर जो होता है वो एसी को डीसी में बदलता है। तो इसकी डेफिनेशन होगी ऐसी युक्ति जो एसी वोल्टेज को या एसी करंट को डीसी वोल्टेज या डीसी करंट में बदले, क्या कहलाती है, दिष्टकारी कहलाती है। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये चारों डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी कि विसरण होता है, इसमें बाह्य बल नहीं लगता है और वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। अपवाह है, उसमें बाह्य बल प्रेजेंट होता है और उसमें किसी भी बाह्य बल के क्षेत्र में यदि धारा प्रवाहित हो तो ऐसे फिनोमिना को, ऐसे कारक को अपवाह कहा जाता है। बायस का मतलब होता है कनेक्शन ऑफ बैटरी या बैटरी का जुड़ना, बायस कहलाता है। और जो दिष्टकारी होती है वो ऐसी युक्ति जो एसी को डीसी में प्रवाहित करे या बदले, एसी को डीसी में बदले, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी दिष्टकारी। धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद में अपन बात करेंगे पीएन डायोड की। तो जैसा कि आपको पता है
कि जो अपना YouTube चैनल द अर्थ है आपके लिए बहुत प्रयास कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है आप सभी लोग भी अपने टाइम का सदुपयोग कर रहे होंगे। जो टाइम है वो बार बार वापस नहीं आता है, तो इसका सदुपयोग कीजिए, बर्बाद नहीं कीजिए। और हम आपके लिए अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप सभी लोग भी अपना बेस्ट दें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और देश हित में काम करें। धन्यवाद।